हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। वैसे कुछ बताना चाहता हूँ कि आप अभी जो वीडियो क्वालिटी देख रहे हैं वो काफ़ी एचडी क्वालिटी में होगा और काफ़ी हाई रिजोल्यूशन का होगा। दरअसल किसी से लेके मैंने ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, किसी अदर के फ़ोन से है, तो इसमें आई थिंक काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी आती है, तो और भी मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए चलते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, सबसे पहले कि जो भी माइंस, यानी कि अगर ये मेरा ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, और ये माइंस कब है, बहुत ईयरली पुरानी माइंस है, ठीक है ना। ये ओल्ड माइंस है, बहुत ईयरली, जब रेगुलेशन नहीं आया था या फिर रेगुलेशन आने वाला था, ठीक ना। तो ऐसे में रेगुलेशन में एक पॉइंट है कि कोई भी माइंस जो रेगुलेशन से पहले या फिर पुरानी माइंस जिसमें रेगुलेशन लागू नहीं हुई थी, तो वैसे माइंस को विदिन 1 ईयर्स के अंदर जो रेगुलेशन 106 है वो नियमतः वर्किंग में आ जाना चाहिए। एक पॉइंट है रेगुलेशन 106 में कि वैसे माइंस जो कि रेगुलेशन से पहले या फिर पुरानी माइंस हो जिसमें 106 रेगुलेशन लागू ना हो, विद इन रेगुलेशन 2070 या रेगुलेशन 1952 नॉट इट्स 8052, यानी जो पुराना रेगुलेशन है, ठीक है, अगर इसमें फॉलो नहीं हो रही है तो ये विद इन 1 ईयर्स के अंदर आपको फॉलो कर लेनी है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, यानी कि हमारे पास फुल्ली मशीनरीज अवेलेबल है, फुल्ली मशीनरीज अवेलेबल है। अगर फुल्ली मशीनरीज अवेलेबल है, मैकेनाइज्ड में क्या होता था, मैनुअली वर्किंग होता था। मैनुअल ओपन कास्ट में क्या होता था कि मैनुअली वर्किंग होता था, यानी कि गहता होता जो भी लेके आदमी काम करते थे उसी से वर्किंग होती थी, ठीक ना। बट अब हमारे पास फुल्ली मैकेनाइज्ड है, तो अब देख सकते हो फुल्ली मैकेनाइज्ड है, तो आपको मैकेनाइज्ड कैसे बोला गया, मशीन को लेके, क्योंकि मशीन यूज हो रही है इसलिए मैकेनाइज्ड बोला गया। अब मैकेनाइज्ड है, मशीन्स है हमारे पास, तो आप समझ सकते हो कि अगर ये मशीन मेरा शोवेल है, ये मशीन हमारा शोवेल है, ठीक ना। ये मशीन हमारा शोवेल, इधर से बैकेट निकाल देता हूं। ये हमारा शोवेल मशीन है, ठीक। अगर हमारे पास मशीन है तो इस मशीन को चलने के लिए एटलीस्ट हमें जो बेंच या फिर वर्किंग करेंगे इसकी साइज पे करेंगे, ठीक। इसकी साइज पे हम लोग मशीन के साइज को देखते हुए बेंच का फॉर्मेशन या वर्किंग करेंगे। तो ये जो बेंच का फॉर्मेशन या साइज होगी, तो सपोज दैट ये मशीन की चौड़ाई 4 मीटर है, ठीक है, तो क्या हम लोग बेंच का फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन 4 मीटर का करेंगे? नो, डेफिनेटली नॉट। क्यों? अगर मैं ये बेंच का फॉर्मेशन 4 मीटर करता हूं, ये इसका 4 मीटर रहेगा रेडियस, तो हमें प्रोडक्शन करना होता है, कभी कभी ऐसी
टारगेट दी जाती है कि प्रोडक्शन करना बहुत मस्ट हो जाता है, जिससे नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन मंथ फरवरी तक जाती है, मार्च तक जाती है। तो उस समय में बहुत हाईली मतलब पूरी स्पीड के साथ प्रोडक्शन करना होता है। तो अगर ये 4 मीटर का मेरा चौड़ाई है, ठीक ना, तो एज ए टिपर आप डंपर देखे होंगे तो वो तो डेफिनेटली 4 मीटर का रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो टिपर चलेगा यानी कि वन वे हो जाएगा, वन वे हो जाएगा, ये 4 मीटर रहेगी। तो भाई सीधी यहाँ से बैक लेके जाएगी, लोडिंग करके फिर बाहर आएगी। तो ऐसे में आपका प्रोडक्शन कहाँ होगा? एक तो 300-400 मीटर बैक करते हुए आ रहे हैं, टाइम टेकन ज्यादा लग रहा है, ऊपर से सिंगल है, 4 ही मीटर का रास्ता है, तो ऐसे में प्रोडक्शन कहाँ होगा? तो ऐसे में रेगुलेशन क्या कहता है कि किसी की भी बेंच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? आपके पास जो माइंस में सबसे ज्यादा चौड़ाई वाली मशीन, अगर मेरा मशीन की चौड़ाई ये 4 मीटर है और किसी डंपर या हॉलपैक की चौड़ाई मेरे पास 5 मीटर है, तो हम ये 5 मीटर को लेंगे। रेगुलेशन कहता है कि आपके पास जो मशीन है उसकी चौड़ाई का 3 गुना, यानी कि ये आपके पास मशीन की चौड़ाई 4 मीटर है या 5 मीटर है, तो 5 मीटर का 3 गुना बेंच ब्रीथ होना चाहिए, बेंच ब्रीथ होना चाहिए। अब यहां देखो, यानी कि टिपर का मान लेते 4 मीटर है, 4 मीटर चौड़ाई है और इसकी 4 गुना कर देते हैं, 4 तिया 12, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12। ठीक, तब अब यहाँ तुम देखो मशीन हमारा यहाँ पे वर्किंग कर रही है या फिर इधर वर्किंग कर रही है, कहीं भी यही मान लेते हैं मशीन हमारा यहाँ वर्किंग पॉइंट है, लोडिंग पॉइंट है। अब जो मेरे पास टिपर आ रहा है, भाई इसकी टिपर की चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, यानी कि मशीन के 3 गुना है। तो इजिली एक टिपर यहाँ आया, टिपर जाते हुए इजिली यहाँ से मशीन के सामने से ही बैक करके लोडिंग पे लगा देगा। ठीक, दूसरी टिपर भी आती है तो इजिली ये बैक करके लोडिंग पे लगा देगी, यानी कि आपके पास लोडिंग पॉइंट पे कितनी गाड़ी लोड हो रही है? 2 टिपर्स लोड हो रही है, यानी कि आपके पास डबल लोडिंग पॉइंट बन गया। इससे क्या होगा? इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। मशीन एक से 3 मिनट तक मशीन, किसी भी टिपर को मशीन हार्डली जो साइकिल पीरियड होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। 3 मिनट में पूरी टिपर को ये जितनी इसकी कैपेसिटी है लोड कर देगा, फिर ये 3 मिनट में दूसरी, तब तक फिर ये डंप करके आ जाएगा, फिर बैक करके ये लगाएगा। तो ऐसे में आपका जो प्रोडक्शन है वो काफी तेजी से बढ़ता है। तो ये एक पॉइंट आप देख सकते हैं कि मशीन जो बेंच की चौड़ाई होती है, एक पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी चौड़ाई रखती है। ठीक, उसके बाद चौड़ाई रखने का और पर्पस क्या होता है? एक पर्पस तो हम लोग प्रोडक्शन का देखें कि मशीन की चौड़ाई बेंच की अगर चौड़ाई ज्यादा रहेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इजिली आमने सामने, यानी कि मशीन के सामने बैक गाड़ी इजिली हो सकता है। ठीक, अब दूसरा प्रोडक्शन ये हो गया कि भाई 3 गुनी है टिपर का, ये 3 गुना है टिपर का, ये 3 गुना है चौड़ाई है, तो इजिली ये साइड से होके जाने की कोई जरूरत नहीं है इसे, यानी कि ये हमारा बेंच चौड़ाई है और ये मेरा मशीन से, तो हम आराम से बीचों बीच चल सकते हैं या फिर बीच से थोड़ा किनारे भी चल सकते हैं। बट एज ए डेंजर वर्किंग में तो हम नहीं काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इधर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जगह है, तो क्यों जरूरी है साइड की ओर से चलना? ये हमारा साइड हो गया। साइड अगर इन द केस अगर हम यहाँ साइड पे चलाएं तो एक चक्का बाहर आ गया तो गिरने की चांस है, ऐसे गिर जाएगा। तो जब ऑलरेडी हमारे पास इतना स्पेस, इतनी चौड़ाई है, तो इसलिए हम बीचों बीच चलेंगे या किनारे होके चलेंगे, बट साइड से चलने की कोई जरूरत नहीं। तो ये हमारा एक क्या हो गया? सेफ्टी भी हो गया। ठीक, अब सेफ्टी के लिए हम लोग और क्या करते हैं? यहाँ बर्न बना देते हैं।
बर्न बना देते। बर्न क्या होता है डाटा? बर्न की डाटा मशीन की जो चक्का की डायमीटर होती है उतनी हाइट रहती है, पीछे ये बेस रहता है 2.5 मीटर और ये 1 मीटर रहता है। ठीक, बर्न बन जाएगा आराम से इजीली। अगर बेंच की चौड़ाई मेरा 12 मीटर है तो भाई 2.5 मीटर में बर्न इजी बन जाएगा। ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी क्या हो गई कि अगर हमें डबल पॉइंट लगाना है, डबल लोडिंग लगाना है, तो ये एज वेल इट इज डबल लोडिंग इजिली कर सकते हैं। गाड़ी अगर टिपर को यहाँ से ब्रेक करना है तो आराम से मशीन के सामने ब्रेक हो सकती है, यहाँ भी ब्रेक हो सकती है। अगर इन द केस तीसरी पॉइंट ये हो जाएगी, इस मशीन में अगर रैंप, इस बेंच में अगर रैंप बना हुआ है तो यहाँ कंटिन्यू लोडिंग हो सकता है। अगर मशीन को हॉर्न देके स्टॉप किया जाएगा तो हम लोग नीचे भी आराम से इजीली आ सकते हैं बेंच के थ्रू, रैंप के थ्रू नीचे। रैंप तो मशीन के लिए होता है, बेंच के थ्रू इजीली नीचे आ सकते हैं। फिर अपना ये हॉर्न देके इजीली लोडिंग पॉइंट करेगा। तो मशीन की चौड़ाई, बेंच की चौड़ाई एक 3-4 पॉइंट ऐसे देखते हुए बनाई गई है। बट यहाँ मेजर फैक्टर क्या होता है रेगुलेशन में? सेफ्टी के रिगार्डिंग, मतलब सेफ्टी फर्स्ट, प्रोडक्शन मस्ट, इसके रिगार्डिंग देखते हुए बेंच हाइट और बेंच की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई, ब्रीथ या वाइड बोलिए या विड्थ बोलिए। ठीक है, मतलब तो चौड़ाई है यहाँ पे कहने का मतलब। ठीक, तो ये मशीन इजिली यहाँ पे वर्किंग करेगी। अब रहा कि चौड़ाई तो हो गई, लेकिन हाइट कितनी रखनी है बेंच की? ये जो हाइट होगा, ये हाइट कितना होना चाहिए बेंच का? वैसे तो 3 मीटर रेगुलेशन कहता है, बट 3 मीटर क्यों कहता है ये आप समझिए। मैं जरा देख लेता हूँ वीडियो मेरा कंटिन्यू हो रहा है या नहीं। चलिए, वेरी गुड, कंटिन्यू है। तो आप बेंच का हाइट देखिए। अगर कोई भी मशीन्स, हमारा सपोज दैट ये मशीन्स यहाँ लगी हुई है, यहाँ से वर्किंग हो रही है और हमने ऐसे इसकी बकेट है। ठीक, अब एक फेस हमारा नीचे वर्किंग काम कर रहा है, यहाँ मशीन लगी हुई है और ये हमारा बकेट है। ठीक, ओके। अब देखिए बेंच की हाइट में यहाँ 2 पॉइंट रखी गई है मशीन को लेके कि अगर कोई भी मशीन हमारा वर्किंग करती है तो कितने हाइट बेंच बना सकती है। तो पहला पॉइंट देखिए कि मशीन की जो डिगिंग कैपेसिटी यानी कि रिचेस्ट, एक मशीन की हाईएस्ट डिगिंग पॉइंट होती है, एक रिचेस्ट यानी कि नीचे। ये मशीन हमारा, इसकी आर्म्स ये है और ये यहाँ तक कटिंग कर सकता है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट हमारा ये हो गया कि मशीन की डिगिंग यानी कि डिगिंग पॉइंट की जो रिचेस्ट होगी, यहाँ से नीचे अगर मशीन ये इतना ही तक काटता तो मशीन की बेंच की हाइट इतना ही होती, बट हमारा यहाँ तक ये बूम इजिली, बकेट इजिली पहुंच जा रही है। तो हम लोग डिगिंग एच ए रिचेस्ट हाइट लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट इसको रखा गया कि जहां तक बूम नीचे पहुंचेगी वहां तक बेंच की हाइट रखनी है। अब दूसरी पॉइंट इसी में क्या रखी गई है कि मशीन की जो डिगिंग हाईएस्ट हाइट है, अगर ये मशीन यहाँ है और इसकी हाइट यहाँ तक जाती है तो इजिली ये यहाँ तक मशीन कटिंग कर सकती है, बेंच बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकती है। तो दूसरा पॉइंट ये भी रखा गया कि जितनी मशीन की हाईएस्ट पॉइंट है डिगिंग करने का, वहां तक आप
बेंच का हाइट रखेंगे। और ये बेंच का हाइट कितना होता है? बेंच का हाइट रेगुलेशन में 3 मीटर रखा गया है, इसकी भी 3 मीटर रखा गया है। तो बस मैकेनाइज्ड में इतनी ही बात है। और ओनर एजेंट ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैकेनाइज्ड वर्किंग में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। स्लोप स्टेबिलिटी क्या है? डंप स्टेबिलिटी क्या है? और 2-4 पॉइंट, यानी कि पूरी मैकेनाइज्ड माइंस को आपको एज ए सेफ्टी के अकॉर्डिंग वर्किंग करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर एजेंट की रहती है। मेथड स्लोप स्टेबिलिटी, डंप स्टेबिलिटी, और 2-4 पॉइंट होगा, रेगुलेशन में देखेंगे। और हाइट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों की रहती है। बेंच हाइट, बेंच ब्रीथ और बेंच से रिलेटेड रैंप सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? ओनर, एजेंट एंड मैनेजर। और इसमें कुछ बातें है क्या, और कुछ बात मैकेनाइज्ड ओपन वर्किंग, हाँ इतना काफ़ी है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। तो एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि बेंच जो हाइट रहेगी, बेंच हाइट इन मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में नॉट मोर देन 3 मीटर या फिर 3 मीटर। ठीक, और बेंच की ब्रीथ कितनी रहेगी? जितनी इसकी हाइट है उसकी 3 गुना, हाँ जितनी इसकी हाइट है 3 गुना, यानी कि हाइट तो इसकी 3 मीटर जाती है, ठीक ना। तो 3 मीटर का 3 गुना कर दीजिए, 9 मीटर। या फिर एक बात और रखी गई है बेंच की ब्रीथ में कि आपके पास विडेस्ट मशीन, यानी कि वाइडेस्ट मशीन जितनी चौड़ाई है, सबसे बड़ी चौड़ाई वाली मशीन, विडेस्ट मशीन प्लस इंटू 3 गुना या प्लस 3 गुना है, मैं कंफ्यूज हो गया, थोड़ा देख लेता हूँ। विडेस्ट, हाँ, इंटू 3 गुना। तो विडेस्ट मशीन आपकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई मशीन, सपोज 3 मान लेते हैं, और ये 3 गुना रखनी है, तो 3 इंटू 3 9 मीटर हो गया। ये मशीन की चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी, और ये हाइट हो गया। और ये चीज़ किसके लिए है? वैसे मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट, यानी कि जहाँ पे एलुवियल है, सॉइल है, मोरम है और सेडिमेंट्री रॉक या फिर कोयल को छोड़ के जितने भी ये मिट्टी या ऊपर की हिस्से हैं आते हैं, उनके लिए ये डाटा है। अब डाटा रह गया कि कोयला में क्या होना चाहिए, कोयला में क्या मशीन की हाइट होनी चाहिए, और फिर मशीन की क्या चौड़ाई होनी चाहिए। तो कोयले में मैंने डिगिंग हाइट बताया था और रीचिंग हाइट। ये डिगिंग हाइट, रीचिंग हाइट मशीन की जितनी है उतनी होनी चाहिए, प्लस एक डाटा इसमें चेंज करना होगा आपको कि जो कोयले में ब्रीथ होगी, हाइट तो आपका डिगिंग हाइट हो जाएगा, डिगिंग हाइट हो जाएगा मशीन की जितनी मशीन की है, और जो ब्रीथ होगी वो आपके पास जो लार्ज चौड़ाई वाली मशीन जितनी है उस प्लस 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर या समथिंग है, मैं देख लेता हूँ। विजेस्ट मशीन इज मोर प्लस 2 मीटर, यस, हाँ 2 मीटर ही है। विडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, ये कोयले की डायमेंशन दी गई हुई है। एक्चुअली डाटा इसलिए देखना होता है क्योंकि अगर पॉइंट भी आगे पीछे में बता दिया, अनुमान नहीं, एकदम फिक्स्ड, एकदम सियोरिटी के साथ डाटा चलनी चाहिए। अदरवाइज पॉइंट भी आगे पीछे हो गई तो आपका
सिलेक्शन होने को रहा नहीं, यानी कि नंबर कट जाएंगे। इसलिए डाटा कंफर्मेशन के साथ साथ कभी कभी कंफ्यूजन आती है तो देख लेनी चाहिए। ये नहीं कि हमें सब आता है, हम बाबा है, हमें सब आता है, ऐसा नहीं। कंफ्यूजन है भाई, अब भी इंसान हो, हम भी इंसान है, कभी कभी मिस्टेक होती है, तो मिस्टेक ना हो इसी कारण हम लोग श्योरिटी के साथ चलते हैं और देख लेते हैं। और वैसे भी मैं वैसे भी मैं कोई टीचर हूँ नहीं, एज ए रिविजन हमें हो जाती है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। ओके, एनीथिंग्स। अब आगे चलते हैं, चलिए अब देखते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। ओके, रेगुलेशन नंबर 105, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। Regulation 106, mechanized open cast working. In all mechanized open cast working, the precaution is specified in sub-regulation 2 and sub-regulation 6 shall be observed। मतलब दो रेगुलेशन 2 से रेगुलेशन 6 तक जितना पॉइंट है सारा ऑब्जर्व किया जाएंगे। Before starting a mechanized open cast working, the owner agent of the mine ensure that including method of working, ultimate pit slope, dump slope, and monitoring of slope stability has been planned, designed, and work determined as scientific study, and a copy of the report of such study has been kept available in the office of the mine। मैंने बताया था कि कोई भी रेगुलेशन बताता है कि कोई भी माइंस, मैकेनाइज्ड माइंस को ओपन करने से पहले उसकी वो इंश्योर या सेफ्टी देखनी होती है। तो वो सेफ्टी या फिर इंश्योरिटी क्या देखनी होती है कि अल्टीमेट पिट स्लोप, मैंने पिट स्लोप नहीं लिखा है, ठीक है। अल्टीमेट पिट स्लोप देखना होता है। दूसरा मेथड ऑफ वर्किंग मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद डंप स्लोप मैंने बताया था, डंप स्लोप या स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद स्लोप स्टेबिलिटी ये मैंने बताया था, ठीक है। हैज बीन बी प्लान डिजाइन एज ए वर्किंग डिटरमाइंड बाय साइंटिफिक स्टडी। यानी कि ये जो 3-4 पॉइंट है ये कैसे प्लान करेंगे एज ए साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी एंड वर्किंग। ओके, साइंटिफिक स्टडी एंड वर्किंग के अनुसार ये वर्क करेंगे। इसके बाद पॉइंट लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ माइंस वेयर सच स्टडी हैज नॉट बीन, इट शॉल बी रिस्पांसिबिलिटी टू द ओनर एजेंट ऑफ रिमेंस शैल बी विदिन 1 ईयर ऑफ द फ्रॉम डेट ऑफ कमेंस फोर्स इन दिस रेगुलेशन। मतलब कोई भी माइंस, मैंने बताया था जब माइंस रेगुलेशन नहीं थी तो उस समय रेगुलेशन का जो नियम था वो फॉलो नहीं हो पा रहा था या किसी को नहीं पता था। तो उस समय क्या हुआ था, जब भी रेगुलेशन आ जाने के बाद अगर ऐसी माइंस कोई भी है तो विद इन 1 साल के अंदर आपको सारा रेगुलेशन के नियम बाकायदा रूप से चलाना है माइंस को। ओके, थर्ड पॉइंट कहता था, ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर of every mechanized open cast mine shall be ensured the recommended made in report scientific regulation to ओनर और एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पूरी इंश्योरिटी रहेगी, वही करेंगे, वही रिकमेंडेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, ठीक। द हाइट ऑफ द बेंच ओवरबर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल, मोलम, ग्ले, डेरविस और अदर सिमिलर ग्राउंड नॉट एक्सीड 3 मीटर। यानी कि बेंच की हाइट जो रहेगी, वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीड 3 मीटर। मैंने बता चुका हूँ बट फिर भी एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, नॉट एक्सीड 3 मीटर ये हाइट रहेगी बेंच की, ठीक। कहाँ पे, एल्यूमिनियम, सॉइल, मोहरम, क्ले या फिर ओवरबर्डन, ये सब जो बेंच की हाइट रहेगी 3 मीटर से एग्जिट नहीं करेगी, पहला पॉइंट। एंड विड्थ दैट शैल बी नॉट लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी
यहाँ कोयल की बात नहीं की गई है, एलोवियल सॉइल मोरम क्ले ओवरबर्डन की बात की गई है, और इसकी चौड़ाई रहेगी जितनी हाइट है, हाइट का 3 गुना, यानी कि हाइट हमारा 3 है तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 मीटर बेंच की चौड़ाई। ठीक, नॉट लेस देन। ठीक, इसके बाद द हाइट ऑफ द बेंच इन ओवर इसमें ओवरबर्डन नहीं आता है, मोरम क्ले और ये सब रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ द बेंच इन कोयल एंड ओवरबर्डन फॉर्मेशन अदर देन द मेंटेनेंस सब रेगुलेशन फोर्स ऑल बी नॉट more than digging height of the richest excavation machines for rigging excavation or removal and width there shall be not less than 6 मीटर, नॉट लेस देन द नीचे पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग। अभी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी जबरदस्ती, अगर मन ना हो तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं बनती या अच्छी नहीं होती। तो फिर भी एक बंदे ने कमेंट करा था, सर समय निकालते हुए आप आगे की रेगुलेशन बनाइए, तो उसी के लिए कर रहा हूँ। अब ये ओवरबर्डन या फिर कोयल में ओवरबर्डन या फिर कोयल में बेंच की चौड़ाई कितनी होगी, पहले हाइट चलते, बेंच की हाइट कितनी होगी। तो डिगिंग मशीन की डिगिंग हाइट, यानी कि डिगिंग मतलब ऊपर डिगिंग हाइट प्लस रिचेस्ट हाइट, यानी कि ये हाइट और ये हाइट जहाँ तक जाती है उतनी होनी चाहिए। तो ये हाइट कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स नॉट एग्जैक्ट 6 मीटर। वैसे कहा गया है 6 मीटर, लेकिन यहाँ लिखा नहीं गया है, हम लोग अप्रोक्स मान के चलते हैं। द हाइट ऑफ द बेंच ऑफ कोयल एंड ओवरबर्डन ऑफ द रॉक्स formation other than dimension subregulation force will not be digging height of the richest and excavation digging height the removal of the वैसे मैंने बताया कि डिगिंग हाइट एंड रिचेस्ट हाइट, ये डिगिंग हाइट हो गया, ये ऊपर वाले रिचेस्ट हाइट जहां तक जाती है उतनी मैकेनाइज्ड वर्किंग में आपको बेंच की हाइट रखनी है। बट इसे हम लोग अप्रोक्स डाटा मान के चलते हैं, नॉट एग्जैक्ट 6 मीटर। लेकिन एज ए अगर क्वेश्चन में रहे तो ये आपको नहीं देखना है। डिगिंग हाइट ऑफ मशीन एंड रीचिंग, जहां तक नीचे जाती है, रिच्ड हाइट ऑफ द मशीन। ठीक है, और ये अप्रोक्स हम लोग नॉट एग्जिट 6 मीटर मांगते हैं, नॉट एग्जिट 6 मीटर। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन रहे तो आपको आंसर यही दोनों करना है, ये नॉर्मली हम लोग चलते हैं मान के। ठीक, इसके बाद बेंच की चौड़ाई क्या होगी, विड्थ। तो विड्थ कहा गया है, इसमें 3 पॉइंट कहा गया कि विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन प्ले ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर, यानी कि जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट कहता है आपके पास जो मशीन है, सबसे बड़ी मशीन पूरी मैच में सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई, यानी कि सबसे चौड़ाई वाली मशीन, विडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ डंपर इन प्ले डम्फर प्ले ऑन द बेंच 3 टाइम्स ऑफ द विडेस्ट मशीन। और मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डंपर चल रही हो, टिपर चल रहा हो, या पूरी डंपर ही बड़ी बड़ी चल रही है, तो डंपर की जो चौड़ाई है, डंपर विड्थ लिखिए, विड्थ इंटू 3x, यानी कि डंपर की जितनी भी चौड़ाई है उतनी आपको बेंच की चौड़ाई रखनी है। डंपर की चौड़ाई हम लोग कितना मान के चलते हैं, 4 मान के चलते हैं, 4 या 5 इंटू 3, तो कितने हो जाएगी 12 मीटर। मैं देख लेता हूँ
हमारी माइंस में कितनी थी डंपर, नहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है, बट ये हम लोग मान के चलते हैं 12 मीटर। ठीक, तो दूसरी पॉइंट हो गई डंपर की। आपके पास जो डंपर है उसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई वाली डंपर इंटू 3x, यानी कि डंपर की चौड़ाई इंटू 3। उसके बाद एक पॉइंट और लिखी गई, द हाइट ऑफ द बेंच विच एवर इज मोर, यानी कि मोर मतलब ये दोनों में से जो सबसे ज़्यादा हाइट रहेगी वही आपको बेंच की चौड़ाई रखनी है। ठीक, उसके बाद नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबडिविजन 2, 4, 5, 6 इंस्पेक्टर ऑर्डर इन सब्जेक्ट सच कंडीशन ही may specify permit height of the benches in the variance aforesaid। और कुछ भी अगर बात ऐसी आती है जिसके से चीफ मतलब कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट या फिर कुछ ऐसी बातें आती है तो चीफ इंस्पेक्टर को आप फॉरवर्ड कीजिए, वो जैसा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश देंगे, वैसे आपको काम करना है। नॉट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ कि अगर ओवरबर्डन में और कोयले में अगर हाइट और ब्रीथ देखनी है बेंच की, तो बेंच की हाइट जो रहेगी वो रहेगी मशीन की डिगिंग हाइट। मशीन जितना डिगिंग हाइट कर सकता है, अगर ये मेरा मशीन है और इसकी हाइट डिगिंग हाइट यहाँ जाती है तो यहाँ तक प्लस रिचेस्ट हाइट, नीचे का जो हाइट है बूम का हाइट, ये और ये दोनों, ये हाइट और ये हाइट, यानी कि मशीन ये है तो डिगिंग यहाँ तक कर सकती है और ऊपर वाले जहाँ तक कर सकती है उसकी हाइट के बराबर रखनी है बेंच की हाइट। ठीक, बट हम लोग नॉट एग्जिट 6 मीटर मान के चलते हैं। ओके, इसके बाद उस बेंच की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ 3 पॉइंट रखी गई। पहला पॉइंट कि आपके पास सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई जो है उसका 2 गुना, प्लस दूसरी पॉइंट ये रखी गई है कि आपके पास जो टिप्पर है, टिप्पर का जो चौड़ाई है उसका 3 गुना, और तीसरा पॉइंट ये रखी गई है कि दोनों में से जो बड़ी है, यानी कि दोनों में से जो बड़ी हाइट है उसको रखना है। ठीक है, ये चौड़ाई होगी कहाँ पे, ओवरबर्डन में और कोयले में। ठीक, एक बार पुनः रिपीट करते हैं आप एलुवियल सॉइल मोरम क्ले या ईटीसी में कि बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए, बेंच की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बेंच की हाइट नॉट एग्जिट 3 मीटर और चौड़ाई 3 into 3 टाइम्स ऑफ दी हाइट। ओके, यहाँ मशीन की बात नहीं रखी गई है, यहाँ बेंच के हाइट के अकॉर्डिंग बेंच की चौड़ाई रखी गई है, यानी कि नॉट एग्जिट 3 मीटर। बेंच हाइट कहाँ, एलुवियल सॉइल मोरम मिट्टी या जो भी है, सिवाय ओवरबर्डन और कोयल को छोड़ के, वहां पे बेंच की हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी बेंच की हाइट, और चौड़ाई कितनी होगी, जितनी बेंच की हाइट है, जितनी बेंच की हाइट है, हाइट ऑफ द बेंच इंटू 3x, यानी कि ये हाइट बेंच की 3 मीटर है तो इंटू 3 से कर दीजिए, यानी कि 3 से 9, ये मीटर ये डाटा आएगा। तो एलुमिनियम सॉइल मोरम क्ले डेविस ये सब में आपको बेंच की हाइट 3 मीटर रखनी है, बेंच की चौड़ाई रखनी है, जितनी हाइट है उतनी की 3 गुना। ओके, तो रेगुलेशन यहाँ समाप्त होती है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप चीफ इंस्पेक्टर से संपर्क कीजिए, हमें नहीं, जस्ट किडिंग। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।